Hello my dear students, welcome back again in another video. So first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel The Physics Time. So good morning, good afternoon, good evening, जिस भी टाइम आप मेरे को देख रहे हो उसी टाइम के लिए. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? थ्रस्ट एंड प्रेशर. सो सबसे पहले हम थ्रस्ट को पढ़ेंगे, फिर प्रेशर को पढ़ेंगे. सो व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट क्या चीज़ है? सो थ्रस्ट इज ए बेसिकली फोर्स. थर्स्ट एक फोर्स ही है, ठीक है ना. तो हमने इसको फोर्स क्यों नहीं बोला, थ्रस्ट क्यों बोला? तो इसके लिए छोटी सी डेफिनेशन याद रखें थ्रस्ट के लिए. थ्रस्ट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन नॉर्मल डायरेक्शन. किसी बॉडी के ऊपर 90 डिग्री पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा. भाई देखिए, मान लीजिए ये एक बॉडी है, किसी बॉडी का सरफेस, इसके ऊपर 90 डिग्री पे ये फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है. 90 डिग्री पे ये फोर्स अप्लाई हुआ तो हमने इसको क्या कहा? थ्रस्ट कहा. थ्रस्ट बोला जाएगा भाई, ठीक है ना. अब फोर्स ऊपर से लग रहे हैं नीचे की ओर, सो हमने इसको क्या कहा? डाउन थ्रस्ट. चीज आ रही है समझ में? ये ऊपर से लग रहा है नीचे की ओर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री पे, तो हमने इसको क्या बोला? डाउन थ्रस्ट. और अगर इस सरफेस के ऊपर ऐसे फोर्स लगे, इसके ऊपर की ओर फोर्स लगे, हमने इसको क्या नाम दिया? हमने कहा इसको अप थ्रस्ट, ठीक है ना. सो लगने वाला जो फोर्स है, लगने वाला जो 90 डिग्री पे जो लगने वाला थ्रस्ट है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो डाउन थ्रस्ट बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा? अप थ्रस्ट, ठीक है ना. अब देखते हैं प्रेशर क्या चीज़ है. देखो प्रेशर का जो सिंबल है वो P रहेगा भाई, ठीक है. सो प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या इसकी यूनिट्स होंगी, सारी चीज़ें देखेंगे. प्रेशर है क्या एक्चुअल में, ये समझना है हमने. अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है. एक वुडन ब्लॉक है और वुडन ब्लॉक के ऊपर मैं ऐसे अंगूठे से मैं पुश करूं, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. मान लीजिए मैंने, ये वुडन ब्लॉक है, मैंने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो देखा कि अंगूठा इसके अंदर नहीं घुसा, ठीक है. 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, फिर भी नहीं घुसा. जितना मैं फोर्स अप्लाई करता जा रहा हूँ इस एरिया पे उतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ये दबता चला जा रहा है. तो एक कंक्लूजन क्या निकला कि जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे ये उतना दबेगा. चीज़ है समझ में? दबता चला जा रहा है, दबता चला जाएगा. जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा क्या आएगा? प्रेशर. और अब देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसी वुडन ब्लॉक के ऊपर अगर एक ड्राइंग पिन अगर लगाता हूँ, ड्राइंग पिन से, और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई ही किया, सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने पे वो पिन अंदर चली जाती है. तो क्या कंक्लूजन निकला कि वहाँ पे पिन जो है वो पिन का एरिया क्या था? स्मॉल एरिया होने के कारण थोड़ा सा फोर्स लगाने पे प्रेशर क्या हो गया? वेरी लार्ज. सो पिन अंदर घुस गई लेकिन अंगूठा जो है वो अंदर नहीं घुसा. सो यहाँ पे हम एक छोटा सा रिलेशन बना सकते हैं इन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स. जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करते जाओगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है. एक रिलेशन ये हो गया, ठीक. दूसरा रिलेशन क्या है? प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया. चीज़ है समझ में? यानी कि जब हमने ड्राइंग पिन जो थी वो उसका एरिया अगर छोटा लिया था, स्मॉल एरिया था, और थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई किया, थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करने पे प्रेशर क्या हो गया उसके ऊपर? लार्ज. तो एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? लार्ज. एरिया इज वेरी स्मॉल देन प्रेशर इज वेरी लार्ज. सो दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्रेशर का फॉर्मूला बनता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए प्रेशर. अब देखिए, प्रेशर इसको इक्वलिटी में अगर चेंज करते हैं हम तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा हमारे को, के एफ बाई
ए। सो के की वैल्यू को यहाँ पे 1 कर देना चाहते हैं हम, तो के की वैल्यू को 1 कर देंगे। बाद में बताऊंगा के की वैल्यू को कैसे 1 किया हमने, देखना एक बार। पी का प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए प्रेशर। ठीक है, आपको क्या रिलेशन समझ में आया? जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, देखिए मान लीजिए कोई ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा दबता चला जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। चीज़ें समझ में। और जितना एरिया कम रखोगे आप इस ऑब्जेक्ट का, जैसे मैं ऐसे ना करके मैं ऐसे करता हूँ, तो देखो ज़्यादा अंदर जाएगा थोड़ा सा फोर्स लगाने से, एरिया कम, सो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एरिया ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एरिया के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशन है भाई। इनवर्स मतलब उल्टा। अगर आप इसका मतलब समझते हो तो क्या है कि अगर फोर्स को डबल कर दें तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, डबल। फोर्स को ट्रिपल कर दें तो प्रेशर भी क्या हो जाता है, ट्रिपल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अगर आप एरिया को 2 टाइम्स करते हो, एरिया को अगर आप बढ़ा देते हो तो देखो डिवाइड बाय क्या आएगा, 2। देखो नीचे 2 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 2। एरिया को 3 टाइम्स किया आपने, 3a, एरिया 3 गुना 3 टाइम्स, तो ये नीचे क्या आएगा, 3। यानी कि एरिया अगर 3 टाइम्स किया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। चीज़ें समझ में। 1/3 अगर एरिया को 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर। चीज़ें समझ में। 1/4। तो ये है भाई रिलेशन और ये है फॉर्मूला। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं एक बार। सो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर बोला जाएगा भाई। या तो आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर लगा के ऐसे, या मैंने बताया हुआ आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर और पावर क्या कर दो, -2। नीचे प्लस की पावर है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस डिवाइड को आप ऐसे पर लगा के भी यूज कर सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स की यूनिट जो है वो हम बार बार यूज नहीं करते क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। तो हमने क्या कहा कि हम इसकी एक ड्राइव्ड यूनिट बनाते हैं छोटी। सो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, PASCAL, पास्कल। और सिंबल क्या रहेगा, PA। ठीक है, ये सिंबल रहेगा भाई। पूरा अगर आपने लिखना है नाम तो पास्कल, PASCAL। ठीक है, पास्कल का P छोटा लिखना आपने क्योंकि नाम है ये। ठीक है, पास्कल का P छोटा है यहाँ पे और सिंबल में P बड़ा लिखना है। ठीक है। सो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। सो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या माना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या माना, 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 1 पास्कल के बराबर। अब हम देखते हैं हमने के की वैल्यू को 1 कैसे किया। देखो हम किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को 1 कब कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन करवाते हुए। जी का जो अपना फॉर्मूला था ग्रेविटेशन में, फोर्स इज इक्वल टू Gm1m2/r², वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को हम 1 कब कर सकते हैं, जब उस इक्वेशन में वो क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। पहली बार का मतलब क्या है, नई चीज़। समझ में, पहली बार मतलब नई, जिसको हम अभी अभी जानते हैं। इस इक्वेशन में कोई क्वांटिटी पहली बार मिली है, पुरानी नहीं है, ओल्ड नहीं है, पहली बार आई है अभी। ठीक है, प्रेशर हमारे लिए नया है तो हमने इसकी यूनिट अभी तक नहीं बनाई थी। सो जिस क्वांटिटी की यूनिट हमने नहीं बनाई हो और वो उस इक्वेशन में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई हो, तो हम वहाँ पे के की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। सो यहाँ पे के की वैल्यू को हमने 1 कैसे किया, देखिए अगर किसी एरिया के ऊपर
किसी एरिया के ऊपर, मान लीजिए एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, एरिया को यूनिट एरिया माने 1 यूनिट, और उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे जितना प्रेशर होगा उस एरिया के ऊपर, जितना प्रेशर होगा वो कितना माना जाएगा, 1 यूनिट माना जाएगा भाई, ठीक है ना। यूनिट तो बाद में बनाई हमने पास्कल, सो उसको क्या माना जाएगा, 1 यूनिट माना जाएगा, 1 यूनिट। सो के की वैल्यू को अब हमने क्या कर दिया 1, ऐसे एफ की वैल्यू 1 न्यूटन, ए 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और प्रेशर कितना माना जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट। सो अब के की वैल्यू को क्या कर दिया हमने 1, के की वैल्यू क्या हो गई 1, और आगे फिर चल के हमने इसकी यूनिट निकाल ली कि प्रेशर की यूनिट क्या रहेगी 1 यूनिट प्रेशर मतलब 1 पास्कल, ठीक है ना। हाँ, सो अब आगे चलते हैं। बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ए प्रेशर। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हमारे को समझ में आना चाहिए। कहीं कहीं पर हमारे को प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ जाता है, और कहीं कहीं पे हमारे को प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करना पड़ जाता है। सो प्रेशर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैसे करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि डेली लाइफ में हमारे को बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है कि कहीं कहीं पे हमारे को प्रेशर बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको पता है अगर फोर्स जितना लग रहा है मान लीजिए उतना है, ठीक है, अगर प्रेशर को आपने डिक्रीज़ करना है तो क्या कर देते हैं हम, एरिया को बढ़ा देते हैं। चीज़ें समझ में, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए एक वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी हुई ब्रिक से, वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी हुई ईंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो पड़ी हुई ईंट है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी या जो खड़ी है वो ज़्यादा फोर्स लगाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन वाली फोर्स ज़्यादा लगाएगी। चीज़ आई ना समझ में, क्योंकि फोर्स तो उतना ही लगा रही है वो, क्योंकि उसका वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स बता रखे है ना मैंने आपको, वेट इज ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो अगर आप ब्रिक जो है वो ब्रिक को आप ऐसे खड़ा करो या ऐसे खड़ा करो, कैसे भी रखो आप उसको, लेकिन उसका वेट कम थोड़ी ना होने वाला है, वो तो जितना फोर्स लगाएगी उतना ही लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो अगर आप ब्रिक को अगर आप खड़ा कर देते हो वर्टिकल डायरेक्शन में, अगर वो ऐसे थी हॉरिजॉन्टली, अगर आपने उसको ऐसे खड़ा किया तो अब वो फोर्स क्या लगाएगी, ज़्यादा लगाएगी। ऐसे खड़ा कर दिया आपने, अब एरिया क्या हो गया, एरिया घटा दिया आपने, एरिया कम कर दिया, एरिया कम होने से क्या हो गया, प्रेशर इज लार्ज। चीज़ है समझ में। ऐसे हमारे को कहीं पे प्रेशर को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, कहीं बहुत ज़्यादा हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब कम करने वाली जो एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए आप। आपको जो स्कूल बैग्स दिया जाता है, स्कूल बैग सभी जानते हैं कि स्कूल बैग हम लेके जाते हैं जब हम स्कूल में जाते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पे जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड की जाती हैं आपको, जो पट्टी होती है स्कूल बैग में वो चौड़ी दी जाती है। चौड़ी पट्टियाँ क्यों दी जाती हैं, कुछ आ रहे हैं समझ में, ताकि जब आप किताबें लेकर अगर आप उसको ऐसे कंधे पे अगर आप उसको टांगते हो तो क्या होता है, वो आपके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगेगा तो सीधी सीधी बात है क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। हम क्या चाहते हैं कि वो प्रेशर कम हो, तो हम क्या कर देते हैं कि एरिया को बढ़ा देते हैं। स्ट्रिप्स जो हैं स्ट्रिप्स को ब्रॉडर कर देते हैं। स्ट्रिप अगर चौड़ी होगी तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा एरिया पे बढ़ जाएगा। एरिया मतलब फोर्स जो है वो ज़्यादा एरिया पे लगेगा। अब एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। आप सोचो अगर उसमें आपको एक वायर, स्टील की वायर प्रोवाइड की जाए या बिल्कुल पतली सी रस्सी आपको प्रोवाइड की जाए तो क्या होगा, आपको स्किन में चुभेगी ना वो, है ना। तो अगर आपकी स्किन में चुभेगी तो आपको दर्द होगा, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि वो जब बस्ता हम अगर अपने कंधे पे कमर पे टांगे तो अब हमारे को चुभे नहीं, तो इसके लिए हम स्ट्रिप्स को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। चीज़ है ना समझ में। एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा, मान लीजिए फोर्स बाय एरिया, ठीक है। मान लीजिए फोर्स 100 न्यूटन लग रहा है और एरिया जो है वो आपने कितना रखा, एरिया रखा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर कितना आएगा वहाँ पे,
प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई किया और प्रेशर की यूनिट लगा दी सोल्व करके। प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल। तो प्रेशर कितना आया? 50 पास्कल। चीज़ है समझ में। अगर आप फोर्स इतना ही लगाते हो और एरिया को बढ़ा देते हो, एरिया को आपने कितना कर दिया? 4 मीटर स्क्वायर। अब आप खुद सोच सकते हो लगने वाला प्रेशर कितना हो गया? 25 पास्कल। चीज़ है समझ में। यानी कि अगर एरिया को आप डिक्रीज कर दो, एरिया को डिक्रीज कर दो तो प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। चीज़ है समझ में। वाइस वर्सा, उल्टा सुल्टा है भाई। एरिया को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और एरिया को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चीज़ है समझ में। हाँ, तो आपको पता है ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हमारे डेली लाइफ में। ए शार्प नाइफ कट्स बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। पता है ना आपको, एक शार्प चाकू जो है वो बहुत जल्दी से सब्जी को काट देगा एक ब्लंट नाइफ के कंपैरिजन में। ठीक है ना। आपको पता है उसका जो एज है वो बहुत ही क्या होगा? थिन। एरिया क्या होगा उसका? बहुत ही कम। शार्प नाइफ का एज, किनारा क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही पतला होता है एरिया उसका। तो पतला होने के कारण प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ही फोर्स लगाओगे सब्जी कटती चली जाएगी। चीज़ें नहीं समझ में। ये हमारी डेली लाइफ की क्या है? ऑब्जर्वेशंस हैं। आप सपोज करिए इतना जो मोटा है मान लीजिए, या फिर इतना मोटा अगर आप नाइफ लेके अगर सब्जी काटने बैठो तो कटेगी क्या? नहीं कटेगी ना, क्योंकि इसका एज देखिए कितना चौड़ा है और नाइफ का एज क्या है? शार्प नाइफ का एज कैसा होता है? बिल्कुल छोटा, बिल्कुल पतला। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी लाइफ में। अगर आप देखो जो रेलवे ट्रैक्स होता है, रेलवे ट्रैक्स आपको दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक्स में जो वुडन स्लीपर्स या फिर कंक्रीट के जो स्लीपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं? वो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पे? तो मैं आपको बताऊं कि रेलवे लाइन जो है, रेलवे लाइन आपको पता है सिर्फ इतनी सी होती है। ठीक है, रेलवे लाइन ऐसे बिछती है, 2 लाइंस ऐसे बिछी। अगर ट्रेन आई उसके ऊपर, ट्रेन आई और ट्रेन ने क्या कर दिया? फोर्स लगाया तो क्या हो गया? ज़मीन में घुस गई वो। तो चीज़ ऐसा उसमें। अब हम क्या चाहते हैं, जो रेलवे लाइन है वो सिर्फ इतनी सी चौड़ी है, वो हम क्या चाहते हैं? उसका एरिया बढ़ा दें। एरिया बढ़ाएं तो क्या करना पड़ेगा? एरिया बढ़ाने के लिए उसके नीचे क्या रख देंगे? कंक्रीट के या फिर वुडन स्लीपर्स बोले जाएंगे। अगर हम उनको रख देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा। अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन उसके ऊपर आएगी और वो ज़मीन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि एरिया क्या हो गया? उसके नीचे एरिया बढ़ा दिया हमने ऐसा करने से। सो एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ग्राउंड के ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। चीज़ आई ना समझ में। हाँ, अब देखो अगर आप कोई ट्रैक्टर है, कोई भी ट्रैक्टर आप देखो तो अगर उसके पिछले टायर्स जो हैं वहाँ पे अगर साइकिल के टायर्स प्रोवाइड किए जाएं तो क्या होगा? खुद सोच सकते हो आप। भाई ट्रैक्टर के अंदर तो जितना फोर्स लगेगा, ट्रैक्टर का जितना वजन है वो तो उतना ही है। मान लीजिए सिर्फ एग्जांपल के लिए, अगर आप उसमें साइकिल के टायर्स प्रोवाइड करते हो तो आप एरिया को क्या कर देते हो? साइकिल के टायर रखने से एरिया क्या हो जाएगा? बहुत ही कम, क्योंकि साइकिल के टायर सिर्फ इतने से पतले होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने होते हैं, तो उनका एरिया क्या है? बहुत ही कम। एरिया बहुत ही कम है तो उस ग्राउंड पे प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा और वो अंदर ज़मीन में धंस जाएगा ट्रैक्टर। ठीक है, सो ट्रैक्टर जो है मार्शी एरियाज में भी चलाना पड़ता है हमारे को, दलदली इलाके जहाँ पे हैं या जो हमारे फील्ड्स हैं, खेत वगैरह, उनमें भी चलाना पड़ता है हमारे को, तो वो वहाँ पे ज़मीन में न घुसे। इसलिए जो टायर्स हैं, टायर्स का एरिया क्या रखा जाता है? ब्रॉडर एरिया प्रोवाइड किया जाता है। सो एरिया को बढ़ाने से क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। यही तो समझा रखे हैं यहाँ पे। चीज़ है समझ में। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे डेली लाइफ में जो हम देखते हैं। कहीं कहीं पे हमारे को प्रेशर को क्या करना पड़ जाता है? इंक्रीज करना पड़ जाता है, कहीं कहीं पे डिक्रीज करना पड़ जाता है। चीज़ है समझ में। सो एरिया जो है, एरिया से हम कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए फोर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, फोर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? एरिया से हम लगने वाले प्रेशर को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सो अब आगे चलते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स के ऊपर। प्रेशर इन फ्लूइड्स देखो, प्रेशर इन फ्लूइड्स।
अब ये क्या चीज़ है भाई, प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर तो आप समझ गए हो, फ्लूइड्स क्या है, ऑल द सब्सटेंसेज विच कैन फ्लो इजली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जो भी सब्सटेंसेज हैं जो आसानी से फ्लो कर सकें, आसानी से बह सकें, वो क्या कहलाएंगे, फ्लूइड्स कहलाएंगे भाई। आपको पता है जो भी चीज़ बह सके, जैसे ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। जितने भी गैसेज हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, जैसे आपको पता है लिक्विड जैसे वाटर है, मिल्क है, या कोई भी लिक्विड, वो एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है आसानी से। तो जो भी चीज़ें आसानी से बह सकें, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड फ्लूइड। गैसेज भी क्या हैं, फ्लूइड ही हैं भाई, क्योंकि हवा एक जगह से दूसरी जगह चलती है तो बहती है, ठीक है ना। हाँ, तो फ्लूइड्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी, फ्लूइड्स क्या हैं। अब जब आप किसी भी चीज़ को अगर आप फ्लूइड में रखते हो तो फ्लूइड उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। किसी भी चीज़ को फ्लूइड में रखने पे क्या होगा, वो प्रेशर अप्लाई करेगा। कैसा और कैसे क्या होगा वो सारी चीज़ें देखते हैं हम, और उस प्रेशर का नाम हमने क्या रखा, ठीक है, वो देखो। मान लीजिए ये एक फ्लूइड है आपके पास, ठीक है ना, एक बकेट में आपके पास फ्लूइड है यहाँ तक। अब यहाँ पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रखा, तो क्या होगा, जो फ्लूइड है ये वाटर है या कुछ भी मान लीजिए, जब आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। जैसे आप डुबोगे तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। देखो इसके मास के कारण, इसके वेट के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है नीचे, उसको क्या बोला जाएगा, डाउन थ्रस्ट। भाई ये ऑब्जेक्ट क्या लगा रहा है, डाउन थ्रस्ट, और जो फ्लूइड जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे, अप थ्रस्ट, ठीक है ना, अप थ्रस्ट। आपको पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट में अगर वेट होता है तो अपने वेट के कारण वो नीचे की ओर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, डाउनवर्ड फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, डाउन थ्रस्ट। और डाउन थ्रस्ट ऐसे लग रहा है, अब इस वाटर ने, इस फ्लूइड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ताकि ये डूबे नहीं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, आप समझ सकते हो। अगर एक कॉर्क ले हम, कॉर्क ढक्कन, उसको हमने डुबोने की कोशिश की वाटर में, तो एक बार तो डूबता है, फिर पानी उसको ऊपर की ओर फेंक देता है, ठीक है ना, ऊपर की ओर फेंक देता है। हमने उसको क्या कहा, बायोंसी। वाटर के पास क्या है, बायोंसी। कोई भी चीज़ अगर पानी में डुबोते हैं हम, तो पानी की जो बायोंसी होती है, पानी की बायोंसी मतलब समझ में आया, पानी के अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति होती है, पानी की एक टेंडेंसी होती है जिसके कारण वो मतलब ऊपर की ओर फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। चाहे हम अगर पानी में कूदें, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप पानी में छोड़ते हो तो वो अपवर्ड फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंसी, ठीक है ना। तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, अप थ्रस्ट। हमने इसको क्या कहा कि ये क्या लगा है, बायोंट फोर्स। हमने इस बायोंसी को क्या नाम दिया, यहाँ पे लगने वाले फोर्स को क्या बोला हमने, बायोंट फोर्स। सो क्या समझ में आया, समझ में ये आता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिप करें हम, डुबोया जाए, तो पानी उसके ऊपर, पानी ही नहीं कोई भी फ्लूइड, ऑल द फ्लूइड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर छोड़ा जाए तो वो फ्लूइड उसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। और फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या बन जाता है, प्रेशर। सो क्या समझ में आया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो पानी की टेंडेंसी होती है जिसको बायोंसी बोलते हैं हम, अपवर्ड फोर्स लगाने की। और अपवर्ड फोर्स उसको हमने क्या नाम दे दिया, बायोंट फोर्स। बायोंसी से क्या बना है, बायोंट फोर्स बना है। चीज़ आई समझ में। सो ये बायोंट फोर्स जो है उसका रीजन क्या है, बायोंट फोर्स लगता क्यों है, वो हम पढ़ेंगे अभी। व्हाट इज द कॉज ऑफ बायोंट फोर्स, कॉज ऑफ बायोंट फोर्स, बायोंट फोर्स का कारण क्या है, बायोंट फोर्स लगता क्यों है, चीजें समझ में। आप देखो बायोंट फोर्स लगता क्यों है, तो ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये इस सरफेस पे हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा, तो इस सरफेस पे
ऐसे पानी के 10 मॉलिक्यूल्स थे। चीज़ है समझ में, 10 मॉलिक्यूल्स थे पानी के, और अगर हमने ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो उसके वेट के कारण, डाउन थ्रस्ट के कारण किधर जाएगा, नीचे की ओर। तो ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स किधर गए, नीचे की ओर। इसने कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया, 10 मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया। तो वो 10 मॉलिक्यूल्स वापस अपनी पोजीशन को रिटेन करना चाहते हैं, वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहते हैं। तो वापस अपनी पोजीशन पे आने के लिए वो ऊपर की ओर क्या लगाएंगे, एक अपवर्ड फोर्स, अपथ्रस्ट, ठीक है ना। तो उस अपथ्रस्ट को क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। सो बाय डिस्टर्बिंग द मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करने के कारण इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बायोंट फोर्स लगा। चीज़ समझ में, कॉज ऑफ बायोंट फोर्स आपको समझ में आया भाई। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पानी में रखो तो ये जितने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, अगर यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस पे 50 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इसने 50 को डिस्टर्ब किया तो 50 वापस में इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। 50 ऊपर आना चाहते हैं क्योंकि ये नीचे गए, पहले इनकी पोजीशन सरफेस पे थी, अब ये नीचे जाएंगे। तो नीचे जाएंगे तो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आने के लिए ये क्या लगाएंगे, कि अपवर्ड फोर्स। तो बायोंट फोर्स जो है उसका कारण यही है, ठीक है ना। जितने मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करोगे उतने मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। भाई सीधी सीधी बात है सोचने की। भाई आप जिस बच्चे के साथ छेड़खानी करोगे वही बच्चा आपके जाड़ पे मुक्का मारेगा ना आकर के। हाँ, मतलब यही है कि जितने मॉलिक्यूल्स को ये डिस्टर्ब करेगा उतने ही मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और उसी कारण से ऊपर की ओर फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोंट फोर्स। अब देखते हैं कि बायोंट फोर्स जो है उसको मेजर कैसे करें। अब पता तो चल गया हमारे को कि बायोंट फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, बायोंट फोर्स लग रहा है। अब बायोंट फोर्स को मेजर कैसे किया जाए, कि कितना बताया जाए। यहाँ पे जो फोर्स है, लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन है, 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन है। लगने वाला जो बायोंट फोर्स है वो है कितना। वैसे आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या रहती है, न्यूटन। सो हमने बायोंट फोर्स की यूनिट चेंज थोड़ी ना करनी है भाई, फोर्स ही है ना, ये फोर्स ही है। पानी ने लगाया बायोंसी के कारण, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, बायोंट फोर्स। वैसे फोर्स ही है, इसलिए इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, न्यूटन। सो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कि 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन, कितना। सो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि बायोंट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगता है जब हम उसको किसी लिक्विड में डिप करते हैं तब, ठीक है। सो 2-3 कंडीशंस हैं, उनसे आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हम कुछ कंडीशंस, 4 कंडीशन मानते हैं पहले। ठीक है, 4 कंडीशंस देखिए आप। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में हमने एक बकेट में वाटर लिया, ठीक है ना। देखिए हमने इस बकेट के नीचे भी एक वेइंग मशीन रख दी, ठीक है ना। वेइंग मशीन समझते हो ना, जो इसका वेट दिखा सके हमारे को, ठीक है। और यहाँ पे एक हुक लगाया हमने, हुक लगा के हमने यहाँ पे एक वायर ली, और यहाँ पे एक वेइंग मशीन दूसरी यहाँ पे लगा दी, और यहाँ नीचे एक ब्लॉक, कोई भी मेटलिक ब्लॉक आप सोच सकते हो, कोई भी चीज़ जिसको हमने ऐसे लटका दिया। अभी ये पानी के सरफेस से ऊपर है, इस फ्लूइड के सरफेस से ऊपर है, टच नहीं हो रही। अभी हमने क्या देखा, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो इसका जो वेट दिखा रहा है इस ब्लॉक का, ये कितना दिखा रहा है, 5 kg। ये मशीन कितना दिखा रही है, 5 kg का ब्लॉक है ये, ठीक है। अब हमने क्या कहा, हम अब इसको नीचे की ओर ले जाएंगे। अब अगले स्टेप में हम इसको नीचे ले जाएंगे। तो नीचे अगर ले जाएंगे हम, तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में हम इसको ऐसे नीचे किया हमने, ठीक है। ये बकेट तो वहीं पे रखी हुई है, ठीक है, बकेट तो वहीं की वहीं है भाई, वेइंग मशीन के ऊपर रखी हुई है। स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे इसको। अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने
इसको थोड़ा सा नीचे उतार दिया हमने। जब इसको थोड़ा सा नीचे उतारा, ये वेइंग मशीन यहाँ पे, ठीक है, और ये अपना ब्लॉक, हमने इसको सरफेस पे, थोड़ा सा सरफेस पे उतार दिया, वाटर सरफेस पे ऐसे, ठीक है ना। अब वेइंग मशीन जो है पहली कंडीशन में कितना दिखा रही थी, 10 kg, जब तक हमने इसको टच नहीं करवाया था सरफेस से। अब जब सरफेस से टच करवा दिया, सरफेस से बिल्कुल टच करवा दिया, ये ऐसे टच करता है पानी के सरफेस पे, तो यहाँ पे जो मशीन है वेइंग मशीन, वो क्या दिखाती है कि इसका जो वेट है वो कितना है, 4 kg। एग्जाम्पल्स हैं ये, सिर्फ आपको कंसीडर करने के लिए, ठीक है ना, कंसीडर कर रहे हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। और यहाँ पे जो वेइंग मशीन है, यहाँ पे वेइंग मशीन दिखा रही है 11 kg। अब कितना दिखा रही है, 11 kg। देखो पानी में रखने से क्या हुआ, पानी में जैसे हमने सरफेस से टच करवाया, इसका जो मास है, इसका जो वेट है, इसका वेट कितना कम हो गया, 1 kg। भाई कोई ऑब्जेक्ट जो है हल्का कब हो सकता है, भाई सीधी बात है, हल्का हो गया ना ये। कोई ऑब्जेक्ट हल्का कब हो सकता है, जब उसके नीचे से एक फोर्स लगे, उसके नीचे से ऊपर की ओर एक फोर्स लगे, तब हल्का होगा ना वो। हाँ, अगली कंडीशन में हमने क्या देखा, हमने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिप किया, इसको हाफ डिप किया। अब हम इसमें इसको हाफ तक डिप कर देते हैं, ठीक है ना। हमने इसको हाफ डिप किया, ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और नीचे ले आए, और ये वेइंग मशीन, और ये रहा इसका हुक, ठीक है भाई। अब ये कितना दिखाता है, अब वेइंग मशीन दिखाती है 3 kg दिखाती है, जब हमने इसको आधा डुबो दिया। पहले सिर्फ टच करवाया था सरफेस पे। अब ये जो बकेट वाली वेइंग मशीन है, ये कितना दिखाती है, 12 kg। चीज़ ऐसा समझ में ना, ये वेट कहाँ जा रहा है इसका, ये वेट किधर गया, ये वेट पानी में ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या चीज़ आई समझ में, ये 2 kg क्या हुआ यहाँ पे, 2 kg मान ले इसने क्या लगाया हुआ है, एक्शन, और उसके ऊपर उतना ही 2 kg क्या हो गया, रिएक्शन। चीज़ आई समझ में। इसके वेट के कारण मैंने आपको बताया था, इसके वेट के कारण ये क्या लगाएगा, डाउन थ्रस्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, अब थ्रस्ट। सो आप सोच सकते हो इस चीज़ को। अब अगली कंडीशन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं और इसको पूरा ही डिप कर देते हैं पानी में। हमने इसको पूरा ही डिप किया, अब हम इसको कंप्लीटली डिप कर देते हैं यहाँ पे। हमने इसको पूरा डिप कर दिया, ये रही वेइंग मशीन, ठीक है। पूरा डिप करने पे क्या हुआ, जब हमने इसको कंप्लीटली डिप किया तो क्या देखते हैं कि यहाँ जो वेइंग मशीन है वो कितना दिखाती है, 2 kg दिखाती है, और यहाँ जो बकेट वाली वेइंग मशीन है वो कितना दिखा रही है, 13 kg। चीज़ है समझ में। तो हमने किसको स्टडी करना था, हमने मैग्नीट्यूड स्टडी करना था, किसका, बायोंट फोर्स का। बायोंट फोर्स कितनी, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इसका जो वेट था 5 kg था, 5 kg जब हमने इसको सरफेस पे रखा तो बायोंट फोर्स कितनी लगी होगी, 1 kg ऊपर की तरफ। भाई 1 kg बायोंट फोर्स लगी, 1 kg कम हो गया। आप kg को न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हो। चीज़ है समझ में। आपको पता है वेट इज ए फोर्स, वेट क्या होता है, फोर्स, ठीक है ना। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे आप जो वेट है, मान लीजिए वेट हम क्या कहें कि कितना कम हो गया, हम इसका मास मानते हैं। वैसे मास की यूनिट होती है केजी, वेट के लिए तो न्यूटन होती है। वेट इज ए फोर्स, वेट इज ए फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं यहाँ पे कितना दबा रहा हूँ ग्राउंड को, सो मेरा वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पिछले वीडियो में ये कंप्लीट डिटेल में समझा रखा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ, अगली कंडीशन में क्या हुआ, अगली कंडीशन में क्या देखते हैं हम, अगली कंडीशन में इसका जो
मास है इसका जो वेट मान ले हम, वेट और ज़्यादा कम हो गया, वेट और ज़्यादा कम हो गया मतलब नीचे से फोर्स और ज़्यादा लगा होगा, ठीक है ना। इससे अगली कंडीशन में नीचे से फोर्स और ज़्यादा लगा। सो मैक्सिमम बायोंट फोर्स कब लगता है? मैक्सिमम बायोंट फोर्स तब लगता है जब कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली डिप्ड कर दे हम, फुल्ली डिप्ड इन वाटर, फुल्ली डिप्ड इन फ्लूइड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पूरा डुबो दे हम तो मैक्सिमम बायोंट फोर्स लग जाती है उसके ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाली। अगर आप और डुबोगे तो ऐसा नहीं होगा कि इसका वेट जो है 1 kg हो गया, चीज़ ऐसा समझ में, हाँ ऐसा कभी नहीं होगा। सो इसका वेट आप देख रहे हो, जितना ज़्यादा आप डुबोते जा रहे हो उतना ज़्यादा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो हमने ऐसे क्या कर लिया, बायोंट फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे बायोंट फोर्स कितनी 2, यहाँ पे बायोंट फोर्स कितनी 3, चीज़ है ना समझ में, यहाँ पे ज़्यादा। सो अगर आप देखो कि बायोंट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें हम एक्चुअल में हम निकालना चाहते हैं कि कितना बायोंट फोर्स है, तो बायोंट फोर्स इस एक्सपेरिमेंट से ही शो नहीं होगा अकेले, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ हटा, देखो वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम v है, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स को हटाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स को, अपने वॉल्यूम के बराबर जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको हटाएगा। तो जितने वॉल्यूम को हटाएगा उतने मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे हम, डिस्टर्ब किया इसने। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा, पहले ही बता दिया था कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा उसके ऊपर उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या लगाएंगे मिल करके, फोर्स, बायोंट फोर्स। सो बायोंट फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट। बायोंट फोर्स कितना होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस किया। तो यहाँ जितना लिक्विड, देखो इसने इतना लिक्विड हटाया, तो इस लिक्विड का जितना वेट होगा वो क्या मानी जाएगी, बायोंट फोर्स। सो आगे एक छोटा सा मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअल में बायोंट फोर्स कैसे समझ में आए। देखिए एक बार, अब देखिए ये अपने पास एक बकेट है या कोई भी चीज़ आप कंटेनर मान सकते हो, इसमें यहाँ तक हमने क्या भर रखा है, फ्लूइड भर रखा है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप इससे थोड़ा सा ऊपर अगर पानी को लेवल को इंक्रीज करते हो, पानी लेवल अगर आप इंक्रीज करते हो, तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे एक छोटा सा टैप लगा दिया, नल लगा दिया, यानी कि थोड़ा सा अगर लेवल इंक्रीज हुआ तो इस टैप के थ्रू पानी बाहर आ जाएगा, चीज़ है समझ में। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर और रख देते हैं हम, ठीक है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वही ऑब्जेक्ट लिया जो हम पहले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें हमने लिया था। अब हमने उसको इसमें डिप किया, जितना ज़्यादा डिप कर तो जाओगे आपको पता है पानी का लेवल उतना क्या होता चला जाएगा, राइज होता चला जाएगा, सीधी सीधी बात है। और पानी का लेवल जितना ज़्यादा राइज होगा इसके थ्रू बाय दिस टैप, वो पानी किधर आता रहेगा, इस बर्तन में आता रहेगा भाई, चीज़ है समझ में। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हमने उसको डिप कर दिया, कंप्लीटली डिप कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका कुछ वॉल्यूम था, कुछ वॉल्यूम होगा ना इसका, हाँ। सो इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया। हम क्या देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि इसके ऊपर बायोंट फोर्स कितना लगा है, इस पानी के थ्रू बायोंट फोर्स कितना लगाया गया। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन क्या कहती है, बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया, हमने ये देखा इस कंटेनर में इतना पानी आ गया, कितना पानी आ गया, इसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है ना, इसके वॉल्यूम के बराबर पानी जो है इस कंटेनर में आएगा भाई। इसके मास के बराबर नहीं कह रहा हूँ मैं, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इस कंटेनर में जो पानी है उसका वॉल्यूम है, क्योंकि अपने वॉल्यूम से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये, सिर्फ अपना इसका जितना वॉल्यूम होगा उतने पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो हमने इसको कम्प्लीटली जब डिप किया तो इसने पानी को डिस्प्लेस किया, और कितना डिस्प्लेस किया, कितना बाहर निकाला, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो हमने क्या कहा कि बायोंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट,
इस ऑब्जेक्ट ने इतना लिक्विड क्या किया, डिस्प्लेस किया। हमने इसको मेजर कर लिया, हमने क्या देखा कि ये कितना है 3 kg। लास्ट वाले स्टेप में इसका वेट कितना बचा था 2 kg। चीज़ आई समझ में, वही चीज़ समझनी है आप यहाँ पे। इसका जो वॉल्यूम है ना, इसका जो वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम रहेगा। मैंने ये नहीं कहा कि इसका जो मास है इसका 5 kg तो ये भी 5 kg, नहीं, ये तो 5 kg का था ना, तो ये 5 kg पानी नहीं होगा यहाँ पे। इसका जितना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम इस वाटर का होगा जो डिस्प्लेस किया गया है। अब यहाँ पे बायोंट फोर्स कितनी लग रही थी, हमने क्या किया, कैलकुलेट करने की कोशिश की कि बायोंट फोर्स निकालें। सो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। सो कैलकुलेट करें, देखें मास कितना डिस्प्लेस किया 3 kg, ठीक है ना। फोर्स कैलकुलेट करना है, बायोंट फोर्स कितना लगा, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ करके 9.8 को क्या लिख देते हैं 10 के बराबर ही है अप्रोक्सीमेट। सो यहाँ पे बायोंट फोर्स कितना लगा, चीज़ है समझ में, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट 3 kg निकाला, 3 kg इंटू 10 कितना लगा 30 न्यूटन। सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना। सो ये एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी या टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंट फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बायोंट फोर्स कितना होगा जितना वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। अब देखते हैं कि बायोंट फोर्स जो है वो किन किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायोंट फोर्स, देखिए बायोंट फोर्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो 2 फैक्टर्स के ऊपर बायोंट फोर्स डिपेंड करता है। समझ में है ना कि बायोंट फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और कम भी हो सकती है, लेकिन कब कम होगी कब ज़्यादा होगी, तो वो फैक्टर्स क्या हैं। सो वो फैक्टर्स पढ़ने हमने। सो पहला फैक्टर क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिप्ड या इमर्स्ड भी लिख सकते हैं इसको, इमर्स्ड और डिप का एक ही मतलब होता है डुबोना, इन द लिक्विड, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए बायोंट फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर में सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट आपने डिप किया है पानी में उसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा, सीधा सीधा क्या समझ में आया, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ज़्यादा पानी को क्या करेगा, निकालेगा। मैंने बताया ना अभी पीछे, जितना बड़ा वॉल्यूम उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा बाहर। चीज़ है समझ में। सो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा किसी ऑब्जेक्ट का जो हम पानी में डुबो रहे हैं, सो वॉल्यूम ज़्यादा होने से बायोंट फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। सीधा सीधा समझ सकते हो आप। दूसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड आप चेंज कर देते हो तो बायोंट फोर्स चेंज हो जाएगी। क्या समझ में आया, मान लीजिए पानी है, पानी, ठीक है ना, और पानी के अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट था जो जिसके ऊपर कितना लग रहा था 30 न्यूटन बायोंट फोर्स लग रहा था, ठीक है ना। तो मान रहे हैं हम, अगर हमने उसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड नट ऑयल में रखा, ग्राउंड नट ऑयल जो होता है आपको पता है मूंगफली का तेल, ठीक है ना। तो ग्राउंड नट ऑयल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी समझाऊंगा आपको डिटेल में, सिर्फ अभी आप ये बस याद रखो, डेंसिटी जो होती है वो कम होती है ग्राउंड नट ऑयल की। सो पानी से जिसकी डेंसिटी कम होगी, पानी से डेंसिटी कम होगी, वो फोर्स क्या लगाएगा, कम लगा पाएगा। देखिए वाटर, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। अगर पानी से इसकी डेंसिटी क्या है, कम, पानी की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा, सो ये बायोंट फोर्स भी क्या लगाएगा, बायोंट फोर्स भी क्या लगाएगा, ग्रेटर देन ग्राउंड नट ऑयल। सीधा समझ में,
बायोंट फोर्स ज़्यादा लगेगी भाई। जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी भी समझाऊंगा आपको डिटेल में, टेंशन मत लो। पानी की डेंसिटी ज़्यादा तो फोर्स भी क्या लगा पाएगा, ज़्यादा लगा पाएगा। बताता हूँ अभी आपको। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में छोड़ते हैं, वो मान लीजिए डूब जाता है। मान लीजिए हमने एक सिक्का जो है, सिक्का हमने पानी में रखा, एक सिक्का, ठीक है, सरफेस, और जैसे हमने पानी पे रखा सरफेस पे, हमने क्या देखा, ये सिंक कर गया, डूब गया। यानी ये उतनी ज़्यादा अपवर्ड फोर्स नहीं लगा पाया इसके ऊपर। और हमने जब इसी सिक्के को जब हमने ग्लिसरीन में रखा, जब हमने इसी को ग्लिसरीन में रखा, तब क्या देखा हमने, ये देखा कि जो ये सिक्का है ये डूबा नहीं, डूबा नहीं। इसका मतलब बायोंट फोर्स क्या थी, ज़्यादा। इसके लगने वाले फोर्स से, डाउन थ्रस्ट से अप थ्रस्ट क्या था, ज़्यादा। अप थ्रस्ट मीन्स बायोंट फोर्स। सो वो डूबा नहीं। सो जो ग्लिसरीन है, देखिए ग्लिसरीन, ग्लिसरीन जो है, ग्लिसरीन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा। तो पानी के पानी के केस में जो फोर्स लग रहा था ना, बायोंट फोर्स, सो इससे भी ज़्यादा बायोंट फोर्स कौन लगा पाएगा, ग्लिसरीन। चीज़ ऐसा उनमें, तो ग्लिसरीन, सो सीधा सीधा आप समझ सकते हो कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा क्या लगा पाएगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, अपवर्ड फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स। सो अब क्या करते हैं हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। देखो, सो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर आप जानना चाहते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पानी में क्यों डूबता है, आपको पता है कि अगर सिक्का अगर पानी में छोड़ा तो डूब जाएगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जहाज़ें जो हैं वो समुद्र में तैरती रहती हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो सिक्का जो है छोटा सा होने के कारण डूब जाता है, इतनी बड़ी जहाज़ें जो हैं समुद्र में कैसे तैरते रहते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की डेफिनेशन मैं आपको नोट करवाता हूँ पहले कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या, एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली मीन्स कंप्लीटली, कंप्लीट, होली और पार्शियली, पार्शियली का मतलब क्या है, आधी अधूरी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड in a liquid, then a buoyant force acts on it, which is equal to weight of the liquid displaced by that object, ठीक है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है जैसे पहले कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो बायोंट फोर्स है वो कितनी होगी, तो वो आर्किमिडीज ने ही बताया था भाई, हमारे को आर्किमिडीज ने ही बताया था कि जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट उस लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या होगी, बायोंट फोर्स होगी। ये आर्किमिडीज ने ही बताया था भाई, ठीक है ना। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको हम आसान भाषा में कैसे लिख सकते हैं,
बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to weight of the liquid displaced by that object, displaced by that object। ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि आर्किमिडीज ने क्या कहा, कि आर्किमिडीज ने ये कहा कि जितना ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उतना ज़्यादा उसके ऊपर क्या होगा, बायोंट फोर्स होगा। सो आर्किमिडीज का जो रोल है बायोंसी में, बायोंट फोर्स को कैलकुलेट करने में, वो बहुत ज़्यादा है। आर्किमिडीज के कारण ही बायोंट फोर्स कैलकुलेट कर पाए हम, क्योंकि ये आर्किमिडीज का ही फॉर्मूला है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये। ठीक है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर पानी में रखें सो उसके ऊपर कितना बायोंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो हम निकाल सकते हैं थ्रू दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब मैं आर्किमिडीज की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, सो लिसन केयरफुली। देखो आर्किमिडीज की स्टोरी क्या है। एंशियंट ग्रीक में एक राजा हुआ करता था हेरो नाम का। ठीक है ना। मैं आपको काफ़ी पुराने टाइम में ले जा रहा हूँ। प्राचीन ग्रीक आपने सुना होगा नाम, एंशियंट ग्रीक। ठीक है ना। ग्रीक देश का एक राजा था हेरो। ठीक है। सो वहाँ का ये दरबारी हुआ करता था आर्किमिडीज। ठीक है। आर्किमिडीज जो है वो बहुत बड़ा उस टाइम का क्या माना जाता था, गणितज्ञ, मैथमेटिशियंस कहा जाता था इसको, मैथमेटिशियन। ठीक है। सो वहाँ पे एक प्रथा थी, ये राजा जो था हेरो, जब वो जीत के आता था तो ये वहाँ के देवी देवता की जो मान्यता थी, हेरो के जो देवी देवता जो भी पूजा जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे ये मान्यता थी कि जब ये जीत के आता था तो उस देवी देवता के सोने का मुकुट चढ़ाता था। क्राउन ऑफ द गोल्ड की स्टोरी है भाई ये, क्राउन मुकुट। ठीक है ना, क्राउन ऑफ गोल्ड। सो ऐसे ही एक बार ये कोई युद्ध लड़ने के लिए गया और उसमें जीत गया। ठीक है ना। तो इसने क्या कहा कि मैं आपको स्वर्ण मुकुट चढ़ाऊंगा, जो भी वहाँ पे देवी देवता था उसको ये मानता था। तो जब इसने गोल्ड स्मिथ को बुलाया, सुनार को बुलाया मुकुट के लिए, तो इसने एक टुकड़ा गोल्ड का दिया। ठीक है ना। गोल्ड का टुकड़ा उठा के सुनार को दे दिया। ठीक है। किस चीज़ के लिए, मुकुट बनाने के लिए। ठीक है। तो सुनार ने बहुत सुंदर मुकुट बना के दिया वापस में हेरो को। ठीक है। बहुत सुंदर मुकुट बना के जब दिया तो हेरो जो है काफ़ी प्रसन्न हुआ और उस देवी देवता के मंदिर में उसको जो है चढ़ाने के लिए, भेंट के लिए चल पड़ा। ठीक है। तो भी ये जा रहा था रास्ते में, तो कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे, मतलब बताया जाता है ऐसा कि कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि सुनार ने, गोल्ड स्मिथ ने इसमें क्या मिला दिया है, खोट मिला दिया है। ठीक है। अब हेरो जो था उसको थोड़ी सी भनक लगी इस बात की, खुसर फुसर सुनी जब, तो उसे ये हुआ कि जो सुनार है उसने इसमें बेईमाना किया है, मुकुट को बनाने में उसने कुछ खोट मिलाया है। लेकिन उस खोट का पता कैसे लगाया जा सके, क्योंकि सुनार ने उस गोल्ड के टुकड़े के बराबर, उस गोल्ड के टुकड़े के वेट के बराबर ही क्राउन बना के दिया है। बिल्कुल जितना इसका वेट था उतना एक क्राउन का वेट था। अब खोट का पता कैसा लगाया जा सके कि खोट मिला हुआ है इसमें, और मुकुट बहुत सुंदर था। तो हेरो क्या चाहता था कि जो मुकुट है बिना तोड़े, मुकुट को बिना तोड़े उसकी शुद्धता की जांच होनी चाहिए कि मुकुट जो है उसमें कुछ खोट मिलाया है या नहीं मिलाया। चीज़ है समझ में। तो उसने आर्किमिडीज को बुलाया और क्या कहा, भाई ये दिक्कत है। क्योंकि देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये काफ़ी पुराने टाइम की बात है, ये लगभग 87 BC बिफोर क्राइस्ट की बात मानी जाती है। 87 ईस्वी पूर्व, 87 BC, BC का मतलब पता है ना, ईस्वी पूर्व।
सभी को पता है ईसा के जन्म से 87 ईयर्स पहले, 87 ईयर्स पहले, एक्चुअल में जो डेटा है वो तो मेरे को पता नहीं कि क्या है, लेकिन बताया जाता है कि ईसा मसीह के जन्म के 87 साल पहले, जब ईसा मसीह का जो जन्म है वो जब हुआ तो वहीं से सन स्टार्ट हुई थी 0 1 2 3 4, और जैसे आज 2020 है, 2021 है, ठीक है ना, तो वैसे ही वहाँ से ईसा मसीह के जन्म से 2020-21 तक हम पहुँच चुके हैं ऐसे। तो 0 से स्टार्ट हुआ था ईसा मसीह का जो जन्म था, उससे कितने साल पहले, 87 ईयर्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो मतलब आज से 2100-2200 साल पहले की बात होगी ये, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ही है। तो उस टाइम पे अपने पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे कि वो लगा के हम ये जांच कर लें कि जो क्राउन है उसमें खोट है या नहीं, चीज़ है समझ में। तो आर्किमिडीज को बुलाया गया, क्योंकि आर्किमिडीज वहाँ का क्या था, दरबारी था। तो हेरो ने आर्किमिडीज से ये कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है और तूने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आर्किमिडीज जो है काफ़ी दिन तक इस उधेड़बुन में रहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हो, कैसे पता लगाया जाए, मुकुट को तोड़ना नहीं, मुकुट को छेड़ना नहीं, कैसे भी, ठीक है। तो कैसे पता लगाया जाए कि इस मुकुट में है जो गोल्ड है वो प्योर नहीं है, गोल्ड क्या है, इम्प्योर है, चीज़ है समझ में। तो जब एक दिन वो नहा रहा था, कौन, आर्किमिडीज, जब एक दिन आर्किमिडीज बाथ ले रहा था, नहा रहा था, उस टाइम पे क्या हुआ, वो जो बाथ टब था उसका वो फुल पानी का भरा हुआ था। तो आर्किमिडीज जैसे ही नहाने के लिए बैठा, क्या हुआ, फुल भरा हुआ है, तो जैसे आपको पता है जैसे भी आप उसमें कुछ ऑब्जेक्ट डालोगे तो पानी बाहर निकलेगा। आर्किमिडीज बैठता चला गया, उसके अंदर उतना ज़्यादा पानी निकलता चला गया, और आर्किमिडीज को पता नहीं मतलब अचानक से उसको क्या सूझी, आर्किमिडीज जो है बिना कपड़े पहने ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ और राजा के दरबार की तरफ भागा। क्या कहते हुए, यूरेका यूरेका कहते, यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए वो भाग खड़ा हुआ और यहाँ पे राजा के पास जाके रुका, ठीक है। अब यूरेका का मतलब क्या है, यूरेका का मतलब है मिल गया मिल गया मिल गया। यूरेका को हिंदी में क्या कहा जाता है, यूरेका को हिंदी में क्या कहा जाता है, मिल गया, ठीक है। ग्रीक भाषा का वर्ड है यूरेका, ठीक है। तो वहाँ पे जब वो पहुंचा ऐसा चिल्लाते हुए, तो राजा ने बोला भाई क्या मिल गया तेरे को, वैसे तो यूरेका है, यूरेका का मतलब पता चल गया ना आपको, क्या मिल गया। तो उसने कहा कि मेरे को सोने की शुद्धता जांचने का तरीका मिल गया, ठीक है। सोने की शुद्धता जांचने का तरीका कैसे मिल गया, तो उसने राजा को एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी से हम क्या नाप सकते हैं, डेंसिटी से हम ये मेजर कर सकते हैं कि गोल्ड जो है वो क्राउन में जो गोल्ड यूज हुआ है वो प्योर है कि इम्प्योर है। डेंसिटी क्या आती है चीज़, देखिए आपको पहले डेंसिटी समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास बाई वॉल्यूम। आपको समझ में आ जाएगा कि आर्किमिडीज क्यों चिल्लाता हुआ भागा, ठीक है, क्यों चिल्ला रहा था वो, तो डेंसिटी उसके समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, डेंसिटी। अब आप ध्यान से देखिए, डेंसिटी को आपने समझ लिया ना, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल एकदम क्लियर है आपके लिए। सो शुरुआत में मैंने जैसे आपको बताया था कि डेंसिटी जो आपको बिल्कुल क्लियर ही समझाऊंगा। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब आप सोचिए इतना सा टुकड़ा है एक आयरन का पीस है ये, ठीक है ना, और ये कितना है, कितना दिखाता है ये 1 kg दिखाता है भाई, कितना है ये 1 kg। अगर हम 1 kg ही क्या लें, 1 kg ही हम कोई और ऑब्जेक्ट जैसे कॉटन लें, कॉटन हमने लिया तो कॉटन 1 kg में इतना ज़्यादा हमारे को लेना पड़ा। 1 kg कॉटन जो है वो इतने में आया, और 1 kg आयरन आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतने से में 1 kg आयरन है।
कॉटन क्या होता है, कॉटन में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रेयर होते हैं। आपको पता है रुई हल्की होती है, आप तो यही बोल दोगे ना कि रुई हल्की होती है। हल्की क्यों होती है भाई, वो हल्की क्यों होती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं, रेयर, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स रेयर होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा क्या घेरती है, ज़्यादा एरिया घेरती है। तो एरिया और वॉल्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो तो क्या जाता है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या जाएगा, वॉल्यूम। तो ऐसे ही हमने इसका वॉल्यूम निकाला और इसका वॉल्यूम निकाला। देखो आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कौन ज़्यादा एरिया, कौन ज़्यादा वॉल्यूम घेरे हुए है। वॉल्यूम समझ लीजिए आप, वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, वॉल्यूम कॉटन का ज़्यादा है। सो मास तो 1 kg ही है, 1 kg मास दोनों में। वॉल्यूम किसका ज़्यादा, वॉल्यूम कॉटन का ज़्यादा, कॉटन। सो ये चीज़ अगर ज़्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल आसान चीज़ है, आप सोच सकते हो। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। समझ में है ना, नहीं आएगा। आप सोचो कॉटन जो है, कॉटन देखो कितने वॉल्यूम में है, कितना बड़ा जो है वो 1 kg आएगा, उसका कितना वॉल्यूम घेरेगा तब 1 kg वेट दिखा पाएगी जो वेइंग मशीन है। और आयरन का एक छोटा सा पीस रख दें हम तो 1 kg हो जाता है। तो देखो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या है, बिल्कुल कम। तो हमने क्या कहा, इसका वॉल्यूम क्या है, कम, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। सो वॉल्यूम, कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने से कॉटन की डेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी, बहुत ही कम। चीज़ है समझ में, ये है डेंसिटी का मतलब। अब मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँ भाई 1 लीटर पानी जो है, पानी इतनी सी जगह में इतने से वॉल्यूम में आ जाएगा। सपोज करिए 1 लीटर वाटर इतने से वॉल्यूम में आएगा। और मैंने क्या कहा कि 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल जो है वो इतने में आएगा, इतने में, इतना वॉल्यूम घेरेगा। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, एग्जाम्पल के लिए वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, पेट्रोल का। पेट्रोल ज़्यादा एरिया घेरेगा और जो पानी है वो कम एरिया में 1 लीटर आ रहा है। सीधी सीधी बात, क्या समझ में आया। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। डेंस का मतलब क्या होता है, डेंस, बहुत पास मॉलिक्यूल्स, बहुत पास मॉलिक्यूल्स का होना क्या बोला जाएगा, डेंस। और जैसे बहुत दूर मॉलिक्यूल्स का होना क्या बोला जाएगा, रेयरिटी, रेयर होना उनका, दूर। चीज़ है समझ में। सो आपको पता है कि जो आयरन होता है वो डेंस होता है, डेंस, और कॉटन क्या होती है, रेयर। तो डेंसिटी ये चीज़ है, डेंसिटी, डेंस, चीज़ है समझ में। हाँ, अब क्या होता है, एक और चीज़ आप याद रखो, जो चीज़ जितनी ज़्यादा महंगी होगी, कॉस्टली, जो चीज़ जितनी ज़्यादा कॉस्टली होगी उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी भाई। अब आपको पता है गोल्ड, अगर ले हम, या पहले सिल्वर सपोज कीजिए आप, चांदी, ठीक है, सिल्वर निकालें हम, सिल्वर की डेंसिटी, सिल्वर का 1 kg क्या रखेंगे, मास, और नीचे उसका क्या रखेंगे, वॉल्यूम। भाई सिल्वर कितनी जगह घेरता है, वो सिल्वर का क्या रख दिया, वॉल्यूम रख दिया हमने, तो कुछ डेंसिटी निकल के आती है हमारे को। 1 kg ही में, सिर्फ 1 kg ले रहे हैं हम। अब हमने क्या रखा, गोल्ड रखा, गोल्ड की डेंसिटी निकाली हमने, तो मास 1 kg ही, और यहाँ पे वॉल्यूम किसका रखा, गोल्ड का वॉल्यूम। तो गोल्ड का वॉल्यूम रखा तो क्या देखा, डेंसिटी कम आई, कम। जब हमने सिल्वर रखा था यहाँ पे, सिल्वर का वॉल्यूम 1 kg सिल्वर और सिल्वर का वॉल्यूम, तो मान लीजिए डेंसिटी आ रही थी 2 kg पर मीटर क्यूब। यूनिट भी है क्या है इसकी, kg, वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, तो kg पर मीटर क्यूब। तो जब हमने यहाँ पे गोल्ड रखा, तो हमने क्या देखा कि जो डेंसिटी है 1 kg गोल्ड रखने पे गोल्ड का वॉल्यूम रखा मेजर करके कि कितना वॉल्यूम है गोल्ड का, उस डब्बे का जिसमें गोल्ड आया हुआ है 1 kg। तो हमने क्या देखा कि डेंसिटी आई
2.5 kg/m³। भाई जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था तो डेंसिटी क्या हुई, कम। भाई ये नीचे वाली सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, नीचे वाली चीज़ अगर ज़्यादा तो वॉल्यूम क्या आएगा, सॉरी डेंसिटी क्या आएगी, कम। वॉल्यूम ज़्यादा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। और अगर गोल्ड का वॉल्यूम हमने रखा तो गोल्ड का वॉल्यूम क्या था, कम। सो इससे इसको डिवाइड किया तो क्या आएगी, डेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा आई। ये मतलब है। तो अगर यहाँ पे आप डायमंड रखते हो, डायमंड रखो 1 kg और नीचे डायमंड का वॉल्यूम ऑफ डायमंड का वॉल्यूम, तो हम क्या देखते हैं कि डेंसिटी और भी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आती है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं, रियल की इनकी डेंसिटी नहीं है, कभी आप रियल में समझ लो। ये तो सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि सस्ती चीज़ जो होती है सिल्वर, उसकी डेंसिटी ये, गोल्ड महंगी जो होगी उसकी डेंसिटी और बढ़ गई, और ज़्यादा महंगा डायमंड उसकी डेंसिटी और बढ़ गई। डेंस 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 डेंस, वॉल्यूम कम तो डेंस, वॉल्यूम कम तो डेंस चीज़ है समझ में। वॉल्यूम छोटा डेंस हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, छोटा। चीज़ है समझ में। सो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। महंगी चीज़ों की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, यानी उनका साइज़ छोटा हो जाएगा। साइज़ छोटा, डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या रखना है आपने, वॉल्यूम कम, साइज छोटा। याद रखिए इस चीज़ को। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। अब आर्किमिडीज ने कैसे निकाली, सोने की शुद्धता की जांच कैसे की। अब देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मास बाई वॉल्यूम। अब देखिए जो पीस दिया था गोल्ड का मुकुट बनाने के लिए हैरो ने, और उसने वो क्राउन बना के दे दिया हैरो को, राजा को। अब क्या कहा उसने ये कहा अगर इस क्राउन की डेंसिटी कम हुई, भाई डेंसिटी गोल्ड की हमारे को पता है, गोल्ड की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, गोल्ड महंगा है। अगर उसमें कुछ सस्ती चीज़ मिलाएगा अगला तो डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये चीज़ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है। अब ये डेंसिटी देखना चाहता था, ये डेंसिटी देखना चाहता था, तो इसको तो मेजर कर सकता था कि गोल्ड के टुकड़े का जो है वॉल्यूम निकाल लूँ मैं, लेकिन क्राउन जो है मुकुट, उसको कैसे मेजर करे, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कैसे निकाले। सो उसकी डेंसिटी निकालने का तरीका क्या निकाला उसने, पानी में डुबो के निकाल देंगे, ठीक है ना, पानी में डुबो के निकाल देंगे, आ जाएगा समझ में आपको, देखते रहिए बस। अब मैंने आपको बताया जो महंगी चीज़ मिलाई होगी, अगर महंगी क्यों मिलाएगा, अगला सीधी बात है, मुकुट में वो महंगी चीज़ क्यों मिलाएगा, गोल्ड का मुकुट है, अगर प्लेटिनम उसमें मिलाएगा, प्लेटिनम महंगा है तो प्लेटिनम की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, छोटा। तो उसने क्या तरीका निकाला, उसने ये तरीका निकाला, उसने ये तरीका निकाला कि यहाँ तक इसको पानी का भर लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे एक टैप लगा दिया और नीचे क्या रख देंगे हम, नीचे क्या रख देंगे, कोई दूसरा वेसल रख देंगे, बर्तन। तो क्राउन को जब इसमें डुबोया जाएगा तो ये कुछ पानी को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इसने जितना पानी निकाला, इसने मान लीजिए इतना पानी निकाला, ठीक है, इसने इतना पानी निकाला क्राउन ने, इसको एक साइड रख दिया गया, ठीक है, एक साइड रख दिया इसको। अब क्या डुबोया गया इसमें, अब वो वाली चीज़ डुबोई गई जिससे ये बना था, क्योंकि उसके बराबर के कई टुकड़े थे राजा के पास। तो वो वाला टुकड़ा जो है गोल्ड का, वो जब डुबोया गया, पीस ऑफ गोल्ड, तो क्या देखा, जब वो गोल्ड का पीस डुबोया गया, देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, वो वाला जब गोल्ड का पीस जब डुबोया जाता है तो क्या देखता है, ये देखता है कि इसके अंदर पानी जो है,
पानी कितना आता है इसमें, सिर्फ इतना। उसी वेसल में कितना पानी दिखाई देता है, उसको इतना पानी दिखाई देता है। चीज़ आई समझ में? मतलब भाई वॉल्यूम कम था तो कम पानी निकाला, गोल्ड का जो टुकड़ा था उसका वॉल्यूम कम था तो वॉल्यूम के बराबर ही तो पानी निकालेगा। अब क्राउन जो था, क्राउन ने ज़्यादा पानी निकाला, क्राउन ने ज़्यादा पानी निकाला, मतलब क्राउन का वॉल्यूम क्या था, ज़्यादा पानी निकाला, ज़्यादा उसका क्या था, वॉल्यूम। तो आपको दिखाई दे रहे हैं, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। सो डेंसिटी कम किन चीज़ों की होती है, या तो सिल्वर की या आयरन की। सस्ती चीज़ों की डेंसिटी क्या होती जाएगी, महंगी चीज़ों से घटती चली जाएगी। चीज़ ऐसा उनमें। सो वॉल्यूम ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या हो गई, कम। डेंसिटी क्या हो गई, कम। डेंसिटी कम तो उसको समझ में आएगा कि सस्ती चीज़ मिला रखी है, कोई खोट चीज़ है नहीं समझ में। तो जितना ज़्यादा पानी निकालेगा, जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम ऐसे मेजर कर सकते हैं हम। क्राउन का वॉल्यूम वैसे तो मेजर कर नहीं सकते हम, फीता लगा के लेंथ ब्रेथ हाइट जो भी मेजर कर लें, ऐसे तो कर नहीं सकते। तो पानी में डुबो के जितना वॉल्यूम निकालेगा वो उतना वॉल्यूम क्या माना जाएगा, उस क्राउन का वॉल्यूम। और गोल्ड के टुकड़े का वॉल्यूम, गोल्ड का टुकड़ा डुबो के निकाल लेंगे, सिरदर्दी खत्म। या फिर इसको शुद्धता जांचने का दूसरा तरीका क्या है कि 2 बकेट हम रखें, 2 बकेट, ठीक है ना। यहाँ तक पानी हमने भर रखा है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे गोल्ड का पीस रखें हम, और यहाँ पे क्राउन जो है उसको लटकाया जाए इसमें, ऐसे जोड़ दिया दोनों को, और यहाँ पे ऐसे पकड़ लिया, यहाँ पे लटका दिया इसको ऐसे। तो क्राउन जो है, क्राउन ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा इसका, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है इसका, ज़्यादा पानी निकाला था, समझ सकते हो। इसका वॉल्यूम ज़्यादा तो इसके ऊपर बायोंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, और ये ऐसे उठ जाएगा, इधर से नीचे आएगा ये, और इधर से ऐसे उठ जाएगा। तो ये हल्का है, ये हल्का है, मतलब इसमें क्या मिली हुई है, खोट मिली हुई है। ऐसे आर्किमिडीज ने क्या निकाला, सोने की शुद्धता जांच करने का तरीका निकाला। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड हो जाएंगी। एप्लीकेशंस, पहली एप्लीकेशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के काम में आता है। रिलेटिव डेंसिटी भी समझेंगे अभी हमने क्या समझा है, डेंसिटी। अब किसको समझेंगे, रिलेटिव डेंसिटी को। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। सो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, द हाइड्रोमीटर्स, हाइड्रोमीटर यूज होते हैं भाई, यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है ना। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, जैसे मिल्क है, मिल्क की डेंसिटी चेक की हमने तो हाइड्रोमीटर को डिप करके हम देखते हैं कि मिल्क की डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर एक डिवाइस है। लैक्टोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर्स यूज होते हैं, लैक्टोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है ना, जो मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होता है। प्योरिटी, वो कितना प्योर है या कितना इम्प्योर है, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस है भाई, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल शिप्स, जहाज़ों में और सबमरीन्स में जो प्रिंसिपल होता है डिजाइनिंग का, जो डिजाइनिंग किया जाता है कि जो शिप्स का, सबमरीन्स का जो डिज़ाइन होगा वो किसके प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। और जो भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी प्रिंसिपल हैं आर्किमिडीज के, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तैरता क्यों है और डूबता क्यों है। देखो क्वेश्चन क्या है, वाई द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा क्यों और तैरेगा क्यों, वही बात है भाई डेंसिटी वाली।
मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि अगर एक सिक्का अगर पानी में छोड़े तो डूब जाता है, जबकि इतनी बड़ी बड़ी समुद्री जहाजें जो हैं वो पानी में नहीं डूबती। तो वो वाला जो सिस्टम है वो क्या है, वो क्यों नहीं डूबती? तो वो डेंसिटी है भाई, डेंसिटी। डेंसिटी के कारण देखना अभी आपने, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे हम? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम मानेंगे रो मान लेते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी को क्या मानेंगे? सिग्मा, ठीक है। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट हमने पानी में रखा उसकी डेंसिटी क्या है? रो, और वाटर की डेंसिटी क्या है? सिग्मा। पानी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी कितनी होती है वो भी बताऊंगा मैं अभी आपको। सो देखो एक बार 3 कंडीशंस जो हैं वो मान लेंगे एक बार, क्या होगा? रो सिग्मा, अगली कंडीशन ये रो और ये भी सिग्मा। देखो जो ऑब्जेक्ट हमने पानी में रखा उसकी डेंसिटी रो है, और वो मान लीजिए पानी से क्या है? लेस देन, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो तैरेगा ऊपर, फ्लोट। पानी की कुछ डेंसिटी है, अगर उससे उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो डूब जाएगा। पानी की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा तो क्या करेगा? सिंक, डूब जाएगा भाई। और अगर बराबर हुई तो सरफेस पे डूबा भी रहेगा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है फोटो में, सरफेस के ऊपर डूबा भी रहेगा और तैरता भी रहेगा, दोनों की डेंसिटी अगर बराबर है तो। चीज़ है समझ में? सो इसमें क्या लिखा जाएगा? फ्लोट और सिंक ऑन सरफेस। ठीक है भाई, ये है। कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में क्यों डूबेगा? अगर वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी ज़्यादा होने का कारण क्या है आप सोचो। अभी डेंसिटी मैंने आपको बताया है, पानी की डेंसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, अभी आ जाएगा समझ में। पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूबिक। अगर आप कोई वॉल्यूम लेते हो, मान लीजिए 1 मीटर, ये 1 मीटर उसकी ब्रेथ और 1 मीटर उसकी हाइट, एक बॉक्स है जो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट, इस बॉक्स की ये इतनी हाइट है, तो इसमें कितना पानी आ सकता है? 1000 kg भाई। चीज़ आई समझ में? हाँ। अब आप क्या देखो, अगर आप यहाँ पे आयरन को भरते हो, इसमें लोहे को भरते हो, तो आयरन कितना आ जाता है? आयरन तो इसमें 1200 kg आ जाता है इतने में ही। तो कौन डेंस और कौन रेयर आप समझ सकते हो। आयरन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, पानी से डूब जाएगा। चीज़ है समझ में? अब आप कहोगे सर लोहे के बड़े बड़े जहाज होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। पानी में तैरते रहते हैं उसका मतलब क्या है? वो मतलब क्या है कि पानी के बहुत बड़े बड़े जहाज हैं, वॉल्यूम क्या हो जाता है उनका? बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एरिया घेरेंगे पानी में, तो उसके हिसाब से पानी का जो सरफेस है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाता है, इसलिए डूबते नहीं है वो। चीज़ है समझ में? हाँ। उनके वेट के हिसाब से एरिया ज़्यादा हो जाता है, वेट कम होता है हालांकि एरिया बढ़ जाता है उनका। तो ज़्यादा एरिया है पानी पे, ज़्यादा एरिया अगर टिकेगा तो ज़्यादा सरफेस पानी का ज़्यादा फोर्स लगाएगा। चीज़ है समझ में? तो एरिया इन कांटेक्ट अगर ज़्यादा है पानी पे तो ज़्यादा पानी जो है वो सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। सो इस केस में जैसे लकड़ी है, ये वुड, लकड़ी, ये ऑब्जेक्ट क्या है? लकड़ी। लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है? पानी से कम, तैरती रहती है अगर सूखी लकड़ी है तो। ड्राई वुड, इन केस ऑफ ड्राई वुड, ठीक है ना। ये क्या है? ये अगर माने हम तो ये मान सकते हैं हम आयरन ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी क्या होती है? जैसे सिक्का है, सिक्के का मास के अकॉर्डिंग एरिया क्या होता है? कम। तो कम एरिया है तो कम फोर्स लगा पाएगा, एरिया इन कॉन्टैक्ट वाटर, कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा भाई। ये तो क्या है? डाउन थ्रस्ट, और ये क्या है? अप थ्रस्ट। तो अप थ्रस्ट कम हो जाएगा, डाउन थ्रस्ट ज़्यादा हो जाएगा, डूब जाएगा। तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है सो डूब जाएगा। फ्लोट और सिंक, अगर कोई गीली लकड़ी है, ठीक है ना, जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी के बराबर हो गई,
तो वो तैरती भी रहेगी सरफेस पे और डूब भी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेट वुड, गीली लकड़ी, ये ऑब्जेक्ट क्या है, वेट वुड। ठीक है, अब करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और नीचे डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है ना भाई, समझो इस चीज़ को। पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस। जो यूनिट इसकी वही यूनिट इसकी, यूनिट से यूनिट डिवाइड हो जाएगी और रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिट लेस, कोई यूनिट नहीं। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड करें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाती है। जैसे डेंसिटी ऑफ सिल्वर मैं आपको बताता हूँ, डेंसिटी ऑफ सिल्वर रखें यहाँ पे, सब्सटेंस कोई भी ले सकते हो, आयरन कोई भी, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मैंने किसको रखा, सिल्वर सब्सटेंस, तो 10.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब किसकी डेंसिटी है, सब्सटेंस की। उसको किससे डिवाइड कर दें, पानी की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक, पर मीटर क्यूब। तो यूनिट तो पता है आपको, कैंसिल हो जाएंगे यूनिट से यूनिट, यूनिट लेस है ना तभी तो। अब ये क्या आया, इससे ये कैंसिल, अब ये आया 10.8 टाइम्स, यूनिट नहीं लगेगी। मतलब सिल्वर की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कितनी ज़्यादा है, 10.8 टाइम्स। ये क्या बोला जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। चीज़ है समझ में। अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है, तो आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हो। चीज़ है समझ में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, डेंसिटी ऑफ द सिल्वर। जैसे डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे रखी, सिल्वर की दे रखी थी, मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी दे रखी थी यहाँ पे, ये बता रखा था कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर 10.8 टाइम्स ग्रेटर देन द वाटर। इसका मतलब यही है कि पानी से कितनी ज़्यादा है, 10.8 टाइम्स। यूनिट नहीं लगेगी, सिर्फ क्या बोला जाएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। रिलेटिव डेंसिटी ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है, 10.8 रखा आपने, डेंसिटी ऑफ वाटर रखा आपने। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ गया आपके पास, कितनी आ जाएगी, 10.8 इंटू 10⁻³ kg मीटर, 3 kg पर मीटर क्यूब। चीज़ है समझ में। सो ये टॉपिक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।